हाँ जी, नमस्कार। स्वागत आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 12 के फिज़िक्स फर्स्ट चैप्टर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे और इस बार जो पैटर्न है बोर्ड एग्ज़ाम का वो चेंज कर दिया गया और उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो वो शामिल किए गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ जी, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक चालक गोले पर -50 ई आवेश तथा दूसरे समान गोले पर +20 ई आवेश है। यदि दोनों गोलियों को स्पर्श करवाकर अलग कर दिया जाए तो प्रत्येक पर आवेश होगा। पहला जो ऑप्शन है वो -15 ई है, दूसरा +15 ई है और फिर 10 ई और 25 ई। तो देखिए अगला कह रहा है कि अपने पास दो चालक गोले हैं, एक पर -50 ई है, ठीक है, और ये जो दूसरा चालक गोला है उस पर कितना है, उस पर आपके +20 ई है। अब अगर इन दोनों को टच करवाया जाएगा तो पहले क्या होगा भाई, ये दोनों का योग होगा। तो -50 में +20 जुड़ेगा तो कितना बचेगा, -30 ई बचेगा नेट। अब जब इन दोनों को अलग कर देंगे तो दोनों गोलों पर आवेश का वो समान वितरण हो जाएगा। तो एक गोले पर तो आ जाएगा -15 ई और दूसरे गोले पर आ जाएगा -15 ई। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन ए, ठीक है। तो जब दोनों गोलों को मिलाएंगे तो उनका जो चार्ज है वो आपस में जुड़ेगा और जो बचेगा फिर उनका वितरण हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, यदि एक कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ते हैं तो यह धनावेश उत्पन्न करती है, क्योंकि हमें पता है कि जो किसी भी वस्तु को आवेशित करने की जो प्राचीन विधि है वो है घर्षण। घर्षण में क्या किया जाता है, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है भाई। तो यहाँ ये कह रहा है कि जो कांच की छड़ है वो धनावेशित हो रही है। तो उसका कारण क्या है, उसका कारण पहला देखो क्या है, ऑप्शन में प्रोटॉन इससे जुड़े होते हैं, प्रोटॉन इससे अलग हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इससे जुड़े रहते हैं, इलेक्ट्रॉन इससे अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। तो क्योंकि हमने पढ़ा था और हम जानते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन का जो वो आदान प्रदान होता है, अब चाहे कोई वस्तु धनावेशित हो चाहे ऋणावेशित हो, उसके लिए जिम्मेदार जो वो इलेक्ट्रॉन ही होता है। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो वो तो हो जाती है धनावेशित और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी वो हो जाएगी ऋणावेशित। तो यहाँ ऑप्शन डी जो वो राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहा है कि स्थिर विद्युत से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन यथार्थ नहीं है, यानी सत्य नहीं है। पहला है कि आवेश जो वो संरक्षित रहता है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि आवेश जो वो संरक्षित रहता है। दूसरा, आवेश जो क्वांटीकृत होता है। हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु पर आवेश जो वो न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। और बल रेखाएं जो वो क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तो बिल्कुल जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो विद्युत चुंबकीय विद्युत क्षेत्र को जो वो प्रदर्शित करती हैं। और तीसरा जो चौथा ऑप्शन है वो देखिए, घर्षण से इलेक्ट्रॉन का उत्पादन होता है। ये जो ऑप्शन डी है ये गलत है भाई। क्यों? क्योंकि घर्षण से हम केवल आदान प्रदान करते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो वो उत्पादन नहीं होता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर उसका आदान प्रदान होता है। तो यहाँ ऑप्शन डी जो वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए, आवेशित करने की परोक्ष विधि है प्रेरण द्वारा आवेशित करना, भौतिक संपर्क से आवेशित करना और घर्षण द्वारा आवेशित करना। तो हमने पढ़ा था कि भाई किसी भी वस्तु को आवेशित करने की तीन विधियाँ हैं, प्रेरण, घर्षण और चालन। तो ये जो प्रेरण द्वारा आवेशन है इसमें वस्तुओं का आपस में जो है वो टच नहीं करवाया जाता, यानी स्पर्श नहीं करवाया जाता। तो अप्रत्यक्ष विधि जो है, परोक्ष का मतलब अप्रत्यक्ष है, तो जिनमें बिना संपर्क के जहाँ वस्तु आवेशित होती है वो प्रेरण द्वारा। तो ऑप्शन ए जो वो राइट आंसर होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। किसी स्थिर विद्युत प्रक्रिया में आवेश विनिमय की न्यूनतम मात्रा होती है, यानी जब भी कोई वस्तु आवेशित होती है तो आवेश का वो आदान प्रदान होगा। और वो हमने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है और एक इलेक्ट्रॉन का जो न्यूनतम आवेश की मात्रा है उसका परिमाण है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ऑप्शन बी जो वो राइट आंसर होगा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हवा में रखे दो आवेशों के मध्य कुछ बल कार्यरत है। यदि पित्तल की एक प्लेट को आवेश के मध्य रख दें तो इस बल का मान क्या होगा। तो देखो यहाँ पर दो आवेशों की बात कर रहा है और हमने पढ़ा है कूलम्ब बल से ए बराबर क्या होता है, K(Q1Q2/r²। अब अगर इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2/r²।
तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो कूलाम बल है, कूलाम बल का मान जो है वो निर्वात या हवा में सर्वाधिक होता है भाई, निर्वात या हवा में। अब इसकी जगह अगर उन दोनों के बीच में कोई भी पदार्थ रख दिया जाएगा तो आप ये मान के चलें कि विद्युत बल का मान हमेशा कम होगा। और यहाँ पर अगला बोल रहा है कि पित्तल की प्लेट जो वो बीच में रख दी गई है, तो यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी जगह एप्सिलॉन आर आ जाएगा। और पित्तल का जो मेरा विद्युतांक का मान है वो होता है अनंत। तो यहाँ पर अगर वैल्यू रखोगे तो F बराबर 1/एप्सिलॉन r और ऊपर क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। तो F के अंदर आप अनंत का भाग लगाओगे तो मान आएगा 0। तो पहली बात कि अगर हवा से हम किसी अन्य माध्यम में ले जाएंगे या बीच में कोई अन्य माध्यम रखेंगे तो हमेशा विद्युत बल का मान कम ही होगा। और यहाँ पित्तल की प्लेट की बात कर रहा है तो पित्तल की प्लेट का क्योंकि परावैद्युतांक अनंत होता है इसलिए मान जो है वो बल का मान जो वो क्या आएगा, 0। तो ऑप्शन डी जो वो राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 7वां क्या कहता है। दो आवेशों के मध्य बल F कार्यरत है, यदि उनके मध्य की दूरी को 3 गुना कर दें तो आवेश के मध्य बल होगा। अभी अपन ने देखा था भाई कि फोर्स की वैल्यू क्या होती है, F बराबर K/Q1/Q2/r²। अब अगला कह रहा है कि दूरी को 3 गुना कर दें, यानी r की जगह आपको क्या रखना है, 3r रखना है। अब स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो अगर दूरी को 3 गुना कर देंगे, क्योंकि दूरी व्युत्क्रमानुपाती है तो बल का मान घट जाएगा। कितना गुना घट जाएगा भाई, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा। इसका मतलब बल 9 गुना जो है वो कम हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा वो आपके होगा 1/9F। ऑप्शन सी जो है वो सही होगा भाई। चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्वात में रखे 2 बिंदुवत आवेशों के मध्य 18 न्यूटन बल है। यदि 6 पेरावैद्युतांक की एक कांच की पट्टिका को इन आवेशों के मध्य रख दिया जाए तो बल का मान होगा। भाई ये कह रहा है कि F बराबर K/Q1/Q2/r²। इस F का मान दे रखा आपको, इसमें F1 दे देता हूँ। इसका मान कितना है, 18 न्यूटन। और K की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0। अब कह रहा है कि 6 परावैद्युतांक की एक कांच की पट्टिका रख दी जा रही है। इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट की जगह इस बार अब क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन r आ जाएगा और बाकी वैल्यू जो वो सेम रहेगी। तो एप्सिलॉन की जगह F2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1/4πε Q1/Q2/r²। और F2 का मान जो वो क्या आ जाएगा, 1/4πε0 गुणा एप्सिलॉन r और Q1/Q2/r²। अब इसका मान तो है अपने पास 18 न्यूटन, तो F2 बराबर क्या जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपके पास 18 न्यूटन बट्टे एप्सिलॉन r का मान कितना है आपके 6, तो ये आ जाएगा 3 न्यूटन। तो राइट आंसर जो होगा वो 3 न्यूटन होगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि निर्वात में 2 बिंदुवत आवेश रखें और उनके बीच में 6 परावैद्युतांक की जो है वो 6 या 7 8 जो भी दे रखा है, तो आपको सीधा क्या करना है, जो भी निर्वात में जो बल का मान है उसमें आप उस परावैद्युतांक का भाग लगा दीजिए। तो कहने का मतलब है F2 बराबर आपके पास क्या होगा, F1/εr। तो ये निर्वात में बल है और ये आपके उस जो भी माध्यम दे रखा है उसका बल हो जाएगा। तो εr का हमेशा आपको भाग लगा देना है, उतना गुना बल जो वो कम हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा 3 न्यूटन, ऑप्शन सी। आगे क्वेश्चन देखो भाई, कुछ दूरी पर रखे 2 बिंदुवत आवेशों को हवा के स्थान पर केरोसिन तेल में रख दिया जाए तो उन बिंदु आवेशों के मध्य बल का मान होगा। अब यहाँ पर केरोसिन दे रहा है, तो मैंने आपको बताया कि चाहे 2 बिंदुवत आवेश अगर हवा या निर्वात में है तभी उनके बीच में जो विद्युत बल है वो अधिकतम लगे। उसके अलावा कोई भी अगर माध्यम उनके बीच में रखा जाता है तो मान हमेशा घटेगा। तो यहाँ पर केरोसिन की बात कर रहा है तो ऑप्शन ए राइट होगा, मान जो वो घट जाएगा भाई। आगे देखिए क्वेश्चन देखिए, 3 आवेश दे रखे हैं जो एक्स भुजा के समबाहु त्रिभुज के कोनों पर चित्र के अनुसार रखे हुए हैं। भैया समान भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है और जिनके बीच की दूरी x है। ए पर जो आवेश रखा हुआ है क्यू रखा हुआ है। तो ये कह रहा है कि BC की लंबवत दिशा में लगने वाला बल क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए कि ये प्लस क्यू आवेश, ये माइनस क्यू आवेश, तो ए व बी के बीच में बल जो हम लगाएंगे किसके कारण, ये जो आपके टोटल नेट फोर्स जो निकलेगा वो निकलेगा आपके अध्यारोपण के सिद्धांत से। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए और बी के बीच में फोर्स, ए और बी के बीच में फोर्स। ये कितना होगा भाई, देखिए यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर माइनस क्यू है और बीच की दूरी x है। तो क्या आ जाएगा, -k/q²
एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार ए और सी के बीच में फोर्स, ए और सी के बीच में फोर्स कितना हो जाएगा, दोनों तरफ देखिए प्लस प्लस है तो क्या बन जाएगा, के Q1 Q2 की जगह क्यू क्यू रख देंगे तो के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब नेट फोर्स देखिए परिमाण में ये भी समान है, ये भी समान है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो टोटल नेट फोर्स जो होगा वो कितना आ जाएगा, वो आएगा आपके पास एफ ए बी प्लस एफ ए सी, दोनों को जोड़ोगे आंसर आएगा 0। तो यहाँ जो नेट फोर्स काम करेगा वो क्या होगा, 0। क्यों होगा, क्योंकि Q1 Q2 का मान यहाँ पर तो क्यू स्क्वायर होगा, ये माइनस का है और ये नीचे वाली राशि जो है ये प्लस की है, तो दोनों के कारण जो योग आएगा वो 0 आएगा, तो राइट आंसर होगा 0। तो ऑप्शन आपके यहाँ पर दे रखा है सी, वो राइट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है। तो हमने पढ़ा था भाई डायपोल का मतलब क्या होता है, द्विध्रुव का मतलब होता है दो आवेश जो परिमाण में समान हो, यानी प्लस क्यू और माइनस क्यू, और इनके बीच एक निश्चित दूरी पर स्थित हो, तो ये क्या बनाते हैं, विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। अब हमने ये जो रेखा है इसको हम बोलते हैं अक्ष, और ये जो इसके लंबवत रेखा हो जाएगी उसको हम बोलते हैं निरक्ष। ठीक है, और इन दोनों बिंदुओं पर अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था भाई, और हम देखते हैं कि जो वैल्यू आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की अक्ष पर वो आती है आपके के 2p अपॉन आर क्यूब, और जो निरक्ष है, निरक्ष पर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड आता है के p अपॉन आर क्यूब। कहने का मतलब है ये r की घात 3 के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब अगर इस r की घात को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये घात क्या बन जाएगी, r की पावर -3। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो r की घात -3 की क्या होता है, समानुपाती। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा भाई। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाले बल आघूर्ण का सूत्र होगा। तो देखिए जो डायपोल, अगर किसी डायपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वहां पर बल आघूर्ण काम करता है और उसकी वैल्यू होती है P क्रॉस E। अब देखिए यहाँ पर P क्रॉस E भी दे रखा है और E क्रॉस P भी दे रखा है, तो क्या ये E क्रॉस P भी सही है, तो आंसर है ये सही नहीं है भाई। क्यों नहीं है, क्योंकि जो सदिश गुणनफल है वो क्रम विधि में नहीं होता है, यानी P क्रॉस E जो वो E क्रॉस P के बराबर नहीं होगा। अगर हाँ यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा होता तो ये उत्तर भी सही होता, तो इसलिए यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ए ऑप्शन, यानी जो एक डायपोल पर जो बल आघूर्ण लगेगा एक समान चुंबकीय विद्युत क्षेत्र में वो होगा P क्रॉस E। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ विद्युत द्विध्रुव अनुभव करता है। तो ये हमने पढ़ा था कि अगर मान लीजिए ये कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है और इसके अंदर एक डायपोल रखा हुआ है जिस पर -q और +q चार्ज है, तो हमने देखा था कि जो फोर्स लगेगा वो परिमाण में तो क्या होगा, समान होगा, लेकिन दिशा में विपरीत होगा, और इस कारण इनकी जो क्रिया रेखा है वो अलग अलग होने के कारण यहाँ पर बल न लगकर केवल और केवल क्या लगेगा, बल आघूर्ण लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर एक समान विद्युत क्षेत्र है तो वहाँ पर रखे हुए डायपोल पर क्या लगेगा, केवल आघूर्ण लगेगा। ऑप्शन ए जो वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 14वां क्वेश्चन सेम सा है, आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए असमान विद्युत क्षेत्र है, असमान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव अनुभव करता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, पिछले वाले क्वेश्चन में एक समान था और इस बार असमान होगा। तो इस स्थिति में अगर ये जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है ये अगर असमान है तो इस स्थिति में फोर्स का मान जो होगा वो 0 नहीं होगा भाई। इस कारण जब किसी डायपोल को एक समान असमान विद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो उस पर बल और बल आघूर्ण दोनों काम करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन से जो है वो सही होगा। तो ये ध्यान रखना, अगर एक समान है तो बल आघूर्ण काम करेगा और असमान विद्युत क्षेत्र रखा हुआ है तो वहाँ पर बल व बल आघूर्ण दोनों काम करेंगे। अगला देखो, यदि दो आवेशों के मध्य बल F है और इनकी मध्य की दूरी 3 गुना कर दी जाए तो इन आवेशों के मध्य बल होगा 3 गुना कर दी जाए भी, तो F बराबर आप जानते हो क्या होता है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। कहने का मतलब बल जो वो R के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर R को हम 3 गुना कर देंगे भाई, ठीक है, 3 गुना कर देंगे तो R की जगह क्या जाएगा, 3R आएगा, और जैसे आप 3R करोगे तो ये स्क्वायर होते कितना बन जाएगा, 3 गुना ये बन जाएगा आपके पास 9। ठीक है, तो इसका मतलब जो फोर्स होगा
अगर दूरी को आप 3 गुना कर दोगे तो फोर्स का मान कम हो जाएगा और आंसर आएगा F/9। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 16वां। यदि दो आवेशों के मध्य कांच की प्लेट रख दी जाए तब उनके मध्य कार्यरत विद्युत बल पूर्व की तुलना में होगा। ये मैं बार बार कह चुका हूँ कि जब दो आवेशों को निर्वात या हवा में रखा जाता है तो उनके मध्य विद्युत बल सर्वाधिक होता है। उसके अलावा जो भी पदार्थ रखा जाएगा बल का मान कम होगा, तो आंसर बी जो वो सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 17वां। एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समरूपी विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उनके मध्य त्वरणों का अनुपात होगा। अब देखो भाई, अगर चुंबक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रखे हुए हैं तो उन पर फोर्स जो लगेगा वो लगेगा QE। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या लिख सकते हैं भाई, फोर्स का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन के कारण है तो मास भी इलेक्ट्रॉन का आ जाएगा, और इस तरफ क्या लिख देंगे, E लिख देंगे। यानी आपके पास E का मान जो है इलेक्ट्रॉन के कारण जो त्वरण होगा वो होगा E/me। ये समीकरण 1 बन जाएगी। इसी प्रकार प्रोटॉन के लिए हम क्या लिख देंगे, प्रोटॉन के लिए आप लिखोगे AP बराबर, भाई प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का जो आवेश है वो मान समान होता है, तो इसलिए E इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान है तो E आ जाएगा, और साथ में यहाँ पर मास जो है द्रव्यमान वो प्रोटॉन का आ जाएगा। तो ये तो हो जाएगी इक्वेशन 1 और ये हो जाएगी 2। अब कह रहा है कि त्वरणों का अनुपात क्या होगा, तो क्या करेंगे आप 1 में भाग लगा देंगे 2 का, तो ये AE/AP बराबर क्या जाएगा, E से तो E कट जाएगा भाई। ठीक है, और ये MP जो है वो आपके ऊपर चला जाएगा, तो MP/ME आ जाएगा। ठीक है, तो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न देखो, विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का मान अधिकतम होने के लिए उनके मध्य का कोण होना चाहिए। तो अभी अपन ने पढ़ा था कि टॉर्क जो वो लगता है P/E, यानी सदिश गुणनफल। इसको हटाएंगे तो आ जाएगा आपके पास PE sin थीटा भाई। और अब आपको अगर टॉर्क मैक्सिमम करना है तो थीटा का मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 90 डिग्री। नंबर 19। एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी के मध्य स्थित है। मान लीजिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर प्रोटॉन है, और बीच की दूरी कितनी है, 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम में आप जानते हो 1 एंगस्ट्रॉम में जो है वो आपके 10⁻⁻10 मीटर होते हैं भाई, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब कह रहा है कि निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण होगा, तो डाइपोल मोमेंट जब वो निकाला जाता है P बराबर 2AQ, यानी आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी। बीच की दूरी कितनी है, 1 × 10⁻−10, और आवेश का परिमाण कितना हो जाएगा, 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। तो ये आ जाएगा भाई 10⁻−19 और 10⁻−10, ये तो हो जाएगा 1.6 × 10⁻29 कूलाम मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन जो स है वो आपके राइट आंसर होगा। तो डाइपोल निकालने के लिए यानी द्विध्रुव आघूर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, P बराबर 2AQ। 2A क्या है, उनके बीच की दूरी दोनों आवेशों के, और Q क्या है, किसी एक आवेश का परिमाण। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। एक विद्युत द्विध्रुव के कारण अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ स्थितियों में समान दूरी पर स्थित प्रेक्षण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात होगा। हमने अभी बात की थी भाई कि अक्ष पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपके K2P/R3, और निरक्ष पर जो है वो होता है आपके KP/R3। अब इन दोनों का निकालोगे तो देखो K से K कट जाएगा, P से P कट जाएगा, R3 से R3 कट जाएगा, और आंसर आएगा आपके 2:1। कहने का मतलब कि ये जो अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो निरक्ष की तुलना में 2 गुनी होती है। तो जो राइट आंसर होगा, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य का मतलब तो यहाँ अक्ष है और अनुप्रस्थ का मतलब यहाँ पर निरक्ष है, तो 2:1 हो जाएगा भाई। ऑप्शन बी सही है। और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखिए, कुछ दूरी पर स्थित 5 माइक्रोकूलाम और -5 माइक्रोकूलाम आवेशों के मध्य 9 न्यूटन का आकर्षण बल कार्यरत है। यदि आवेशों को परस्पर स्पर्श कराकर पुनः
उतनी ही दूरी पर रख दिया जाए तो उनके मध्य कार्यशील बल होगा। भाई अगर दो आवेश हैं, ये एक और ये, यहाँ पर प्लस का 5 माइक्रोकूलम है और यहाँ पर माइनस का 5 माइक्रोकूलम है, बीच में फोर्स जो है वो 9 न्यूटन का लग रहा है। अब वो कह रहा है कि अगर इनको स्पर्श करा दिया जाए तो जैसे ही आप इनको आपस में स्पर्श कराएंगे तो भाई ये दोनों जुड़ेंगे तो +5 और -5 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप अगर इनको अलग करोगे तो इन पर नेट फोर्स जो है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो नेट फोर्स इस स्थिति में कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास जो है वो समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।